मैं उस लड़की को रोज देखता था। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों मैं उसका पीछा करने लगा। वो कहीं जा रही थी और बिल्कुल अकेली थी। मेरी नीयत गलत नहीं थी, बस मैं जानना चाहता था कि वो करती क्या है, क्योंकि मैंने उसे जिस हालत में देखा था, उसके बाद मेरी जगह कोई भी होता, उसका पीछा जरूर करता। उसने अपने आप को एक बड़ी सी चादर में लपेट रखा था। वो बड़ी सावधानी से कदम उठाती हुई चली जा रही थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ, और मुझे किसी का भी पीछा करने का हुनर खूब आता था, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला था। थोड़ी देर के बाद ही वो एक झुग्गी में दाखिल हो गई थी। मैं हैरान था कि वो यहाँ पर क्या करने आई है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा था, इस इलाके में इस तरह के खेमे में तो मांगने वालों के लगाए हुए होते हैं। मुझे पता था इन खेमों के अंदर क्या कुछ होता था। मुझे चिंता होने लगी कि वो अंदर क्यों गई है। मैं जानना चाहता था आखिर अंदर क्या हो रहा है, और अगर वही हो रहा है जो यहाँ पर हुआ करता था, तो मैं उसे बाहर निकालना चाहता था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी गैरत पर वार हो रहा है, जबकि मेरा तो उस लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही वो बाहर निकल आई थी। उसके हाथ में कोई चीज थी जिसको उसने अपनी चादर के अंदर छुपा लिया था, लेकिन वो जो भी चीज थी हिल रही थी। मैं अब और भी हैरान हो गया था। पहले मैं उसका पीछा करते करते उस खेमे तक आया था, और अब मैं उसका पीछा करते हुए ही वापस जा रहा था कि जिस जगह पे वो रहती थी, वो जगह हमारी जेल के बिल्कुल सामने थी। आज मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने जाकर उससे पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने किसको अपनी चादर में छुपाया हुआ है। वो मुझे अपने सामने देखकर पहले तो डर गई थी, और जब उसने अपनी चादर हटाई तो मेरे मुंह से एक चीख निकल पड़ी, और मैंने फौरन उसे हथकड़ियां लगा दी, क्योंकि मैं चाहता था वो अब मेरे लिए ही। मैं नहीं जानता था कि उस लड़की का नाम क्या है। वो हमारी जेल के सामने बने हुए एक छोटे से मकान में रहती थी, जिसकी खिड़की से उसके घर के अंदर का मंजर साफ दिखाई देता था। मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी होती थी, और जब तक उसके छोटे से घर की लाइट ऑन रहती, मैं अंदर के मंजर को साफ देख सकता था। मेरा टेबल जिस जगह पर पड़ा था, वहां से उसका घर बिल्कुल साफ नजर आता था। वो सड़क के दूसरी तरफ रहती थी, और सड़क के इस तरफ हमारी जेल थी। मेरी उम्र इस समय 28 साल थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा नाम सत्यम चौधरी था। दरअसल मेरी शादी कराने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन मुझे मेरे एक साथी दोस्त ने कहा, तुम क्यों उस लड़की को देखते रहते हो? मैंने कहा, यार वो मुझे अच्छी लगती है। उसने कहा कि अच्छी लगती है तो शादी का संदेश क्यों नहीं भेज देते हो? है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन काफी गरीब सी है। मैंने कहा कि गरीबी अमीरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक अच्छी प्यारी सी लड़की चाहिए जो मेरा घर बसा सके, मेरे साथ हमेशा वफादार बनकर रहे, और जब मैं ड्यूटी से घर जाऊं तो अपने हाथों से गरम गरम खाना बनाकर मेरे सामने रखे। होटल का खाना खाकर मैं ऊब गया हूँ। अब भी वो लड़की हमारी आंखों के सामने ही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई काम करने में बिजी है। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद जमीन पर बैठकर वो कपड़े धो रही थी, क्योंकि उसका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उस पर एक निगाह डाल दे तो निगाह हटाना भूल जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, पतली सी नाक थी, पतले गुलाबी होंठ थे, और रंग भी एकदम सफेद था। मैंने कहा, बात तो तेरी ठीक है कि शादी का संदेश भिजवा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अकेली नहीं रहती होगी, और फिर उसकी उम्र भी बहुत कम है। यही कोई 16 से 17 साल की होगी इस लड़की की। मेरे दोस्त ने कहा, तो ये तो अच्छी बात है ना। कम उम्र पत्नी बहुत ही अच्छी साबित होती है। पति की सारी बातें मान लेती है। उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं होती, इसीलिए कि पति को बिल्कुल भी वो तंग भी नहीं करती है, और जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। बच्चे जल्दी हो जाते हैं तो बच्चे जवान भी हो जाते हैं, और पत्नी खूबसूरत और जवान ही रहती है। मैंने अपने दोस्त को हैरान होकर देखा था। क्या अजीब सी फिलॉसफी झाड़ रहा था। वैसे उसने भी एक कम उम्र लड़की से ही शादी की हुई थी, इसीलिए वो अपना अनुभव मेरे साथ बांट रहा था। मुझे इतना तो पता चल गया था कि उस लड़की का नाम सुरभि है।
मैं ये जानना चाहता था कि वो किसके साथ रहती है। अगर वो अकेली रहती थी तो फिर बात तो कुछ अजीब सी हो जाती, लेकिन अगर उसके साथ कोई बाप, भाई या उसकी माँ होती तो मैं उससे रिश्ते की बात कर सकता था। ये बात बड़ी अजीब सी थी कि मैं सड़क पर रहने वाली एक गरीब लड़की को अपनाने के लिए पसंद कर चुका था, लेकिन वो जितनी खूबसूरत थी उसे कोई भी पसंद कर सकता था। और फिर मेरे रिश्तेदार भी तो नहीं थे जो मेरा रिश्ता कहीं तय करते। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसको सहारा भी मिल सके और फिर मेरा अपना घर भी बस जाए। मैं एक पुलिस वाला था, इसीलिए मेरे लिए ये सारी बातें पता लगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। मैंने पता लगा लिया था कि उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। वो उस घर में बिल्कुल अकेली थी। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और फिक्रमंद भी हुआ और परेशान भी कि वो अकेली कैसे रहती होगी, उसका गुजारा कैसे करती होगी और क्या उसे अकेले रहते हुए डर नहीं लगता है। इतनी कम उम्र सी थी लड़की है, अकेले कैसे रहती है। फिर मैंने सोचा, डरना कैसा, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पर भी आ जाएगी। हम है ना पुलिस वाले, हम उसकी मदद करेंगे। हमारा तो काम ही यही है। शायद हमारे सहारे पे ही वो यहाँ पे अकेली रहती थी कि उसे पता था कि सामने ही पुलिस स्टेशन है। एक दिन शाम का समय था, मैं अकेला ही बैठा था जब मैंने देखा कि वो काली सी चादर ओढ़कर कहीं जा रही थी। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैंने सोचा कुछ और नहीं तो उससे बात ही कर लूंगा। मेरा दिल भी मचल उठा था कि उससे अकेले में बात करनी चाहिए। आखिर उसके दिल में क्या है। वो चलती ही जा रही थी और आसपास भी देख रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोर हो। उसने एक बड़ी सी चादर से अपने आप को लपेट रखा था। वो उसी तरफ जा रही थी जहाँ पे झुग्गियों में वो लोग रहते थे और उन लोगों की तरफ से हमें पहले भी काफी शिकायतें आई हुई थी। मोहल्ले वालों ने कहा था कि ये लोग यहाँ पर उल्टे सीधे काम करते हैं, इसीलिए आप इन लोगों को यहाँ से हटा दें। और हमने उनको नोटिस भी भिजवाया था, तो उन लोगों ने कहा था कि बारिश होने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, बस एक हफ्ते का समय और दे दो। वो लोग वहाँ से गलत काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खोने के लिए तो कुछ होता नहीं है, ना इज्जत ना गैरत, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सुरभि उनके पास क्यों जा रही थी। वो झुग्गी के अंदर दाखिल हो गई तो मेरा दिल तो जैसे बैठ गया था। मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसी गंदी जगह पर जाए। क्या वो भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरे 1.5-2 घंटे के बाद वो बाहर आई और उसने किसी चीज को अपने सीने से लगा रखा था। उसे चादर में छुपाया हुआ था, लेकिन वो जो भी चीज थी वो हिल रही थी। अब वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जैसे कि एक एक कदम उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करते हुए वो चल रही थी, लेकिन वो बहुत ही बीमार मालूम हो रही थी और मैं भी उसका पीछा कर रहा था। दिल तो किया कि मैं उसके घर में दाखिल हो जाऊं और उससे पूछूं कि तुम वहां पे क्या लेने गई थी, लेकिन उसे किस हक से पूछता। थोड़ी देर के बाद उसके घर से अजीब तरह की आवाजें आने लगीं। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं ये देखकर हैरान था कि वो किससे बातें कर रही थी, क्योंकि वो तो बिल्कुल अकेली रहती थी। मैं अभी उसके पास जाने के सोच ही रहा था कि मुझे एक कॉल आ गई। ये मेरा ड्यूटी का समय था और मेरा जाना जरूरी था, इसीलिए मैं इस मामले को यहीं पर अधूरा छोड़कर चला गया। लेकिन सुबह जब सुरभि को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। उसकी गोद में तो एक बच्चा था। पहले वो हमेशा खुद को एक काली चादर में लपेट कर रखती थी, इसीलिए मुझे इससे पहले ये पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा नवजात था। और इसका मतलब ये कि उसका ये अपना ही बच्चा था और या फिर उसने कहीं से उठाया था। मैं उन्हीं झुग्गियों की तरफ चल पड़ा था ताकि ये पता करूं कि वो लड़की यहाँ रात को क्या करने आई थी। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक औरत रहती है जो औरतों के बच्चे पैदा कराने का काम करती है और बहुत ही मामूली से पैसों में ये काम कर देती है। उसने कहा कि हाँ, रात को एक लड़की आई थी, उम्र यही कोई 16 से 17 साल थी। उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। मैंने उसकी मदद कर दी। उससे बदले में मुझे थोड़े से पैसे भी दे दिए थे। मैंने कहा,
तुम्हारे पास ये सब करने की अथॉरिटी है? तो वो कहने लगी, काहे का हक, काहे की अथॉरिटी साहब, हम तो खानदानी दाई हैं, हम तो ये काम करते हैं। और फिर हमारे पास जो आता है वो पहले से ही बड़ा मजबूर होता है, गरीब होता है, हम भी थोड़े से पैसे में ही उसकी मदद कर देते हैं। आप किसी की मदद कर दें तो क्या बुरा काम है, क्या कोई पाप है? वो औरत मेरे सामने खड़ी होकर ऐसे सवाल करने लगी जैसे वकील है। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो कोई पाप नहीं कर रही थी। मैं वापस आ गया, लेकिन मुझे ये बात पता चल गई थी कि वो बच्चा सुरभि का ही था। लेकिन मैं हैरान था कि जब वो अकेली रहती थी और उसकी उम्र भी इतनी कम थी, तो फिर वो इतनी कम उम्र में माँ कैसे बन गई? मेरे दिल में तो जैसे एक शोर सा मच गया था। सारे अरमान बिल्कुल कीचड़ होकर रह गए थे। मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उसे इज्जत देना चाहता था कि वो जेलर साहब की पत्नी कहलाती। लेकिन ये क्या, उसने अकेले रहते हुए बच्चे को जन्म दिया था, यानी उसका ये नाजायज बच्चा था। अब वो उस बच्चे को अपने साथ लिए फिरती, सुबह कहीं चली जाती थी। मैंने उसका पीछा किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो फ्रूट मंडी में चली जाती है और वहां बैठकर फ्रूट को सेट करके और टोकरी से निकालने का काम करती है। उसे इस काम के बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं और खाने के लिए कुछ फल मिल जाते हैं, लेकिन वो इसी में अपना गुजारा करती है। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। वो उस बच्चे को बहुत मोहब्बत करती थी, अपने सीने से लगाए रखती। मैं अक्सर उसे देखता, वो बच्चे के साथ खेल रही होती थी। बच्चे की शक्ल देखकर मालूम होता था कि वो लड़का है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ लिया कि फिर क्या सोचा है उस लड़की के बारे में, कब रिश्ता भेज रहे हो? मैंने कहा छोड़ो यार, किसी और टॉपिक पे बात करो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा बस, मैं इस टॉपिक पर अब बात नहीं करना चाहता। समय गुजरने लगा था। हमारा तो काम ऐसा था कि ना दिन का पता चलता था न रात का। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि कुछ ही दिनों के लिए सुरभि ने वो काली चादर ओढ़ना बिल्कुल छोड़ ही दिया था, लेकिन अब उसने फिर से काली चादर ओढ़नी शुरू कर दी थी। एक दिन हमने खाना मंगवाया तो कुछ खाना बच गया था। मेरा दोस्त खाना एक तरफ को फेंकने लगा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, यार अब ये खाना कौन खाएगा, मौसम भी गर्म है, थोड़ी देर में ही खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा, खाना मुझे दे दो। मैंने खाना एक शॉपर में डाला। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बाद में बताऊंगा। मैं वो खाना लिए सुरभि के घर की तरफ चल पड़ा। वैसे उसे घर का कहना ठीक नहीं था, वो तो एक छोटा सा कमरा ही था। अंदर ही उसने एक छोटा सा किचन बना रखा था। इतना तो दूर से ही दिखाई देता था कि कुछ बर्तन एक तरफ को पड़े हुए थे। मेन दरवाजे पर मैंने दस्तक दी। दरवाजे के आगे फटा हुआ पर्दा लगा था। उसने कहा, कौन? मैंने उसकी आवाज सुनी तो मेरा दिल शोर मचाने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। शायद मैं ये आवाज सारी उम्र सुनने का इरादा रखता था। मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। अभी मैं बोल ही रहा था कि बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसने पर्दे के पीछे से हाथ आगे बढ़ाकर खाना पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसके हाथों को देखा। बेहद खूबसूरत दूधिया सफेद रंगत के हाथ थे वो। एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की थी, ऐसी लड़की जो हर मर्द के ख्वाबों में आती है और जिसे हर मर्द अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस समय वो बहुत कमजोर थी। उसका हाथ बिल्कुल सूखा हुआ सा था, हड्डियां बाहर को साफ दिख रही थी। मैंने खाना उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने कहा, धन्यवाद। जब मैं वहां से वापस आ रहा था, बच्चे के रोने की आवाज फिर से आई थी और सुरभि की आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, उसने कहा, ठीक होना था। वो तो अपना ना ख्याल भी रखती थी, हर वक्त बच्चे के साथ ही बिजी रहती। मैंने आते जाते उसको देखा था। मेरी एक आंख हमेशा उस पर ही होती थी। एक दिन हमारे पास एक आदमी आया। उसने कहा, ये जो सड़क पार की जगह है ये मेरी है। मैंने इसके ऊपर एक प्लाजा बनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं और अपने घर बनाकर बैठे हैं। मैं कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहता हूँ ताकि इन घरों को तोड़ सकूं। ये तो वही जगह थी जहाँ पर सुरभि भी रहती थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं करवा सकता। उसने कहा, देखो मैं बहुत दूर से आया हूँ साहब,
अगर अभी मैं चला गया तो फिर मैं अगले महीने ही आ सकता हूँ। मैंने कहा, अगर तुम वो घर तोड़ दोगे तो वो लोग कहाँ पर रहेंगे? मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। वो आदमी ये कहकर चला गया कि मैं जगह तो खाली करवा कर ही रहूंगा। मैं अगले महीने फिर आऊंगा। अजीब सा रिश्ता था मेरा और सुरभि का। सुरभि के साथ मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। मैं उससे दिल ही दिलों में नाराज भी था कि उसने एक नाजायज बच्चे को जन्म क्यों दिया था। और आजकल मुझे उसके चाल ढाल देखकर भी लग रहा था कि जैसे वो फिर से माँ बनने वाली है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे था कि मैंने कभी भी उसके घर में किसी आदमी को जाते हुए नहीं देखा था। अक्सर मेरी नाइट ड्यूटी ही होती थी और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी आंखें तो वहीं पर रहती थी। फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था? और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरा अंदाजा ठीक निकला। अभी उसके पहले बच्चे को दुनिया में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसकी गोद में एक और दूसरा बच्चा आ गया। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वो बहुत खुश थी। उसका भी वो बहुत ख्याल रख रही थी। वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, लेकिन खुद उसके पास फटे पुराने कपड़े होते थे। मैं हैरान होता था कि वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए इतने पैसे कहाँ से लाती है कि बच्चों के शौक पूरे कर देती है, लेकिन खुद फटे पुरानी हालत में ही क्यों रहती है। मैंने पहले ऐसी लड़की देखी थी जो इतने बुरे हालात में भी इतनी खुश रहती थी। बच्चों के साथ खेलती, अक्सर उसके बच्चों की आवाजें आती थी। वो उनको बहुत प्यार करती, कभी कहती मेरी जान, कभी कहती मेरे बच्चे। मेरी जिंदगी में मैं अक्सर वहां से गुजरता था। बहाने बहाने से उसकी बातें सुनने की कोशिश करता था कि अंदर कोई तो है तो नहीं, लेकिन मुझे कभी वहां पर कोई मर्द दिखाई नहीं दिया था। एक दिन मैंने सुरभि को देखा तो मुझे उसकी हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ गया था। उसके कपड़े एक तरफ से फटे हुए थे। मैंने कुछ सोचते हुए बाजार से एक सूट लिया और एक जोड़ी स्लीपर्स भी बैग में डालकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। सुरभि ने कहा, कौन? मैंने कहा कि मैं वही हूँ जो उस दिन आपके लिए खाना लेकर आया था। आज मैं आपके लिए कुछ कपड़े वगैरह लाया हूँ। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं किसी की दी हुई भीख नहीं लेती। मैंने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, ये भीख नहीं है। अगर आप ये चीजें रख लेंगी तो मुझे खुशी होगी और ये सामान आपके काम आएगा। इस बार वो पर्दे को हटाकर मेरे सामने आ गई। शायद देखना चाहती थी कि कौन मेरी मदद कर रहा है, वो कौन है। लेकिन जब मैंने उसे देखा, मेरा दिल पूरी तरह से बैठ गया था, क्योंकि वो शक्ल से बहुत ज्यादा बीमार लग रही थी। मैंने वो थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। वो कहने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक नजर उसके पीछे देखा। उसके घर में एक चारपाई थी और शायद इसी पर वो दोनों बच्चों के साथ सोया करती थी। एक छोटा सा किचन और बाथरूम था। इसके अलावा उसके कमरों में एक टूटी फूटी सी कुर्सी थी जिस पर उसने कुछ कपड़े रखे हुए थे। कपड़ों के ढेर के ऊपर बच्चों के कपड़े और पैम्पर्स वगैरह थे। पता नहीं वो बच्चों का सामान कैसे खरीदती होगी, कैसे दोनों बच्चों का खर्चा उठा रही थी। उसके पास बच्चों के दूध के पैकेट के लिए पैसे कहाँ से आते थे? शायद जो भी कमा कर लाती थी उससे बच्चों का सामान ही खरीद लेती थी। उसने कहा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम सत्यम है। ये सामने जो पुलिस स्टेशन है, मैं वहीं पर काम करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। उसने कहा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आप मुझे अकेली लड़की समझकर मेरा फायदा उठाना चाहते हो? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया था। वो अपनी बात कहकर अब थोड़ा सा शर्मिंदा हुई थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दें। दरअसल मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए ऐसी बातों के बारे में अक्सर मैं सोचती रहती हूँ। मैंने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताना। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वापस वहां से अंदर चली गई थी और मुझे वहीं खड़ा होना सही नहीं लगा। अब मैं उसके पीछे अंदर जाकर ये भी नहीं पूछ सकता था कि मुझे पूरी बात बताओ, मुझे पूरी कहानी सुनाओ कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है आखिर।
कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता? बस मैं खामोश हो गया और वापस आ गया। दिन इसी तरह से गुजरने लगे और उसकी हालत अब फिर से खराब होने लगी। मैंने ये बात नोट की थी कि जैसे ही वो माँ बनने वाली होती थी, अपने ऊपर एक काली चादर डालकर खुद को अच्छे से लपेट कर रखती थी। शायद वो अपने आप को छुपाती थी ताकि लोगों को ये न पता चले कि वो माँ बनने वाली है। इस बार भी उसने फिर से काली चादर ओढ़ ली थी। तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि अगर ये उसका तीसरा बच्चा था तो मैं ये पता लगाने में अब तक नाकाम था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे थे। क्या वो चरित्रहीन लड़की थी? वो यहाँ पर कोई गलत काम करती थी, लेकिन वो मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। और एक दिन जो मैंने देखा, मेरी आत्मा तक कांप उठी थी। उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं हैरान हो गया, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में कैसे लोग होते हैं ये हम पुलिस वाले नहीं जानते होंगे तो कौन जानता होगा। मामला जरूर कुछ गड़बड़ था। फिर मैंने सोचा कि शायद वो गाड़ी वहां पे ऐसे ही खड़ी होगी, किसी ने पार्क कर दी होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस गाड़ी वाले का सुरभि के साथ कोई संबंध हो सकता है। मेरे आगे पीछे तो कोई था ही नहीं, इसीलिए मैं नाइट ड्यूटी भी आराम से कर लेता था। इन्हीं दिनों भी मैं नाइट ड्यूटी पर लगा हुआ था, जब एक दिन मुझे उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थीं। मैं एकदम से परेशान हो गया। मैं फौरन से जाकर उसकी मदद करना चाहता था, और ये मेरा फर्ज भी था, क्योंकि वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा घबरा गया था कि ना जाने क्या बात हो गई हो। फिर भी धीरे धीरे चलता हुआ मैं उसके घर की तरफ बढ़ने लगा था। उसके चिल्लाने की आवाजें अब तक आ रही थीं। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, शायद उसे भी महसूस हो गया था कि बाहर कोई है। उसने कहा, कौन है? मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में कुछ और सोचे, कि शायद मैं बाहर खड़ा होकर उसकी आवाजें सुन रहा था और तमाशा देख रहा था। इसीलिए मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा, जी मैं हूँ। मैं सामने का मंजर देखा तो हैरान हुआ था। वो बहुत तकलीफ में थी। उसके दोनों बच्चे भी बुरी तरह से रो रहे थे। साफ पता चल रहा था कि वो फिर से एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये देखकर मैं थोड़ा भी हैरान हुआ था। उसने अपने आप को उसी काली चादर में लपेटा हुआ था। मैंने कहा, क्या बात है? तो कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में पड़ा हुआ था, और इसी हड़बड़ाहट में मैं उसे एक करीबी अस्पताल में लेकर गया। ये अस्पताल प्राइवेट था। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे। डॉक्टर समझी थी कि शायद मैं शादीशुदा हूँ और सुरभि मेरी पत्नी है। मैंने दोनों बच्चों को एक नर्स के हवाले किया। उससे कहा कि बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसने बच्चों को दूध वगैरह पिलाया और सुरभि की देखभाल करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। उसने कहा, ये कौन है आपकी? मैंने डॉक्टर को साफ बता दिया कि ये मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि फिर तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। ये तो उसकी उम्र कम है, ऊपर से इसका ये तीसरा बच्चा था। डॉक्टर की इस बात पर मैं चौंक गया था। मेरे चौंकने पर डॉक्टर ने कहा कि हाँ, हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। कमजोरी की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसे हमने सफाई करके बाहर निकाल दिया है। आखिर इन बच्चों का बाप कौन है? उसको बुलाओ, जरा उसको समझाऊं कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की आखिर क्या तुक बनती है। कम से कम अपनी पत्नी का ख्याल तो करे। मैंने कहा कि मुझे इसके पति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस आप इसकी सेहत का ख्याल रखें, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हुई थी। समझ गई थी कि मामला कुछ और ही लगता है, लेकिन मैं पुलिस वाला था, इसीलिए वो कुछ बोली नहीं थी। उसने मुझे एक लिस्ट लिखकर दे दी, जिसमें बच्चों का भी कुछ सामान था। मैंने कहा, आप कुछ दिन उसको यहीं पर रखें, जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। मैं अपने घर चला आया, लेकिन जब सुबह अस्पताल गया तो अस्पताल वालों ने एक अजीब सी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि वो तो 2 घंटे के बाद ही अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई थी। हम तो उसे बहुत रोकते हुए रह गए थे। आपके बारे में भी बताया कि आपने जाने से मना किया है, लेकिन वो नहीं मानी और यहाँ से ऐसे भागी जैसे अगर यहाँ से नहीं जाएगी
तो ना जाने उस पर कौन सी कयामत आ जाएगी। मैंने कहा, और कुछ देखा आपने, कुछ ऐसा जो आपको शक में डाल रहा हो? डॉक्टर कहने लगी, हाँ, उसके पास एक मोबाइल था और जाने से पहले उसने किसी से बात की थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे पता तो था कि वो कहाँ गई होगी, सो मैं उसके घर चला आया। लेकिन सामने का मंजर देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगा था, क्योंकि उसके घर के पास वही सफेद गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि कोई आदमी भी था जिसने सुरभि को उस गाड़ी में बिठाया और फिर वहां से लेकर चला गया। सुरभि उस आदमी के साथ जाना नहीं चाहती थी। वो आदमी जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर गया था। मैंने फौरन गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी बहुत बड़े बंगले के पास जाकर रुक गई, लेकिन जैसे ही वो आदमी सुरभि का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया। मैं उस आदमी को अच्छी तरह से जानता था। ये तो बहुत बड़ा स्मगलर था, लेकिन हमें उसके खिलाफ कोई भी गवाह या सबूत नहीं मिल रहे थे। इसीलिए अभी तक वो कानून के हाथों से बाहर था। वो आदमी भी मुझे देखकर हैरान रह गया था। अगर सुरभि ना चाहती तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, पर उसने ठीक समय पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आया है, मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता है। मैं अपने बच्चों को इसे नहीं दूंगी। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, तो प्लीज मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से ले जाएं। वो आदमी चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और सुरभि को वहां से ले गया। और फिर सुरभि ने मुझे बताया कि ये बच्चे उसी आदमी के हैं। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती ही मेरी जान का बवाल बन गई है। मेरी माँ इस आदमी के यहाँ पर काम करती थी और अपनी माँ के साथ मैं भी चला जाया करती थी। इसकी नजर मेरे ऊपर खराब हो गई थी। जब मेरी माँ ने देखा कि वहां पे मेरी इज्जत को खतरा है, तो मेरी माँ ने वो काम छोड़ दिया। लेकिन इस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो बीमारी में ही भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। इस आदमी को जब ये बात पता चली कि मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तो एक रात ये मेरे घर आया और फिर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। इसका जब भी मन होता है, अब ये मेरे घर चला आता है, क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर अब रोकने वाला कोई नहीं है। ये पूरी रात मेरे साथ जुल्म करता है और सुबह होते ही चला जाता है। नतीजा ये निकला कि मैं इसके बच्चे की माँ बन गई। इसने बच्चों को गिरवाना भी चाहा, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चों को गिराने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी उम्र कम थी और मुझे भी जान का खतरा था। इस आदमी की अय्याशियां मुझसे पूरी हो रही थी, इसीलिए ये मुझे मरने नहीं देना चाहता था। और फिर मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद भी ये आदमी नहीं माना और मुझे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, और उसी का नतीजा था कि मैं दूसरे बच्चों की भी माँ बन गई। इसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और इसकी पत्नी बांझ औरत है। अब इसको डॉक्टरों ने साफ साफ जवाब दे दिया है कि इसकी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती है, और अब इसीलिए ये मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहता है। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मैंने उन्हें जन्म दिया है। मैं ये बच्चे उस आदमी को नहीं देना चाहती। मैंने उसे कहा भी था कि अगर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये मुझे इज्जत देने को तैयार नहीं है और मैं इसकी रखैल बनकर रहना नहीं चाहती। मैंने कहा, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो तुम मत रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो कहने लगी, आप नहीं जानते, ये आदमी बहुत खतरनाक है। आप मुझे कहीं भी रखेंगे, किसी के भी हवाले रखेंगे, तो ये वहीं पर पहुंच जाएगा। मैं पहले से ही छुप कर रह रही थी, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ ही गया। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास सुरभि को रखने की वाकई कोई जगह नहीं थी। मैं उसे अपने घर ले जाता तो फिर मैं पकड़ा जाता, क्योंकि वो सबसे पहले मेरे घर की तलाशी लेता। मैंने सुरभि को उसी जेल में कैद कर दिया, क्योंकि वो ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं सुरभि को बचाकर जेल में कैद कर दूंगा। वो तो यही समझ रहा होगा कि या तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा या फिर कहीं और। काफी समय तक वो उसे ढूंढता रहा और इधर सुरभि जेल में अपने बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन वो हमेशा वहां नहीं रह सकती थी। मुझे उसके बारे में कोई तो फैसला करना ही था। जब मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई तो वो भी हैरान हुआ।
उसने कहा कि उसे वहां से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं उसे यहाँ से निकाल कर कहाँ ले जाऊंगा? अपने घर ले जाऊं तो किस रिश्ते से? मेरे दोस्त ने कहा, यार बात तो वहीं पर आ गई ना, जो तूने फैसला किया था। लेकिन अब भी फैसला तेरे हाथ में है। काफी मुश्किल हो गया था ये सब कुछ मेरे लिए। मैंने कहा, अगर मर्द चाहे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मेरे दोस्त ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था और कहा, तू अब भी उसके साथ और उसके दोनों बच्चों के साथ रह सकता है? मैंने कहा, हाँ, वो एक मजलूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है और हमारा काम समाज से बुराई को खत्म करना है, बल्कि मजलूम और बेसहाराओं को सहारा भी देना है। मैंने सुरभि से शादी की बात की तो बेचारी लड़की रोते रोते मेरे कदमों में गिर गई। उसने कहा कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैंने उससे शादी कर ली। अब वो मेरे घर में है और वो दोनों बच्चे भी मेरे घर में पल रहे हैं। अब वो आदमी भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुरभि मेरी पत्नी बन चुकी है। अगर वो ज्यादा हाथ पैर मारेगा तो खुद ही कानून की नजर में आ जाएगा। आप लोग ही बताएं, क्या मैंने सही किया या गलत? क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मेरे दिल में एक अच्छे काम का जज्बा भी था और शायद मोहब्बत भी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। और इन जज्बातों ने ही मिलकर ही मुझे ये फैसला करवाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।